Good morning, dear students. How are you? Okay. तो हम लोग AI ओपेरिन के जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में उनकी परिकल्पनाओं को पढ़ रहे हैं और इसके पहले हमने उनकी परिकल्पनाओं को 3 चरणों तक पढ़ लिया। अब चौथे चरण, तो चौथे चरण, तीसरे चरण में आपने देखा कि सरल कार्बनिक यौगिक से जटिल रासायनिक यौगिक बन गए थे, जैसे शकरा, फैटी एसिड्स, प्यूरिन, पिरिमिडिन्स आदि। ये सब आदि सागर के जल में बने। तो ये इसीलिए हार्डेन ने उस समय के जल को गरम डाइल्यूट सूप कहा था, हॉट डाइल्यूट सूप कहा था। इनमें जो यौगिक बने उनमें आपस में क्रिया होती थी, तो उस क्रियाओं के द्वारा और भिन्न भिन्न यौगिक बनते रहे। फिर इन यौगिकों में मुख्य रूप से जो विद्युतावेशी प्रोटीन के अणु थे वो इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर के कोलाइडल कण बना लिए, कोलाइडी कण बना लिए। ये जो है, इसमें जो प्रोटीन के अणु थे वो जो है इकट्ठे होने लगे और इकट्ठे होकर के कोलाइडी कण बना लिए। ये कोलाइडी कण ये जल में अघुलनशील थे और जल में अघुलनशील होने के कारण ये आपस में समूह में इकट्ठा होने लगे, आपस में ही समूह में इकट्ठा होने लगे और इस तरह से ये कोलाइडली तंत्र बना लिए। समूह में इकट्ठा होकर के कोलाइडी तंत्र बना लिए। इस तरह के जो कोलाइडी तंत्र बने, इसी को सिडनी एफ फॉक्स ने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर कहा था, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर कहा था। ये अत्यधिक चिपचिपे होते थे, इसलिए इनके चारों तरफ जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती थी। फिर तो सिडनी एफ फॉक्स ने ऐसा प्रयोग करके भी दिखाया था। इन्होंने क्या किया था कि अमीनो अम्ल को लेकर के उसको गर्म किया था और गर्म करने के बाद फिर ठंडा किया, तो इनके ऊपर जल की बूंदें बन जाती थी और इनकी जो बूंदें थी उनके ऊपर जो आवरण बनता था उनमें
जीवदत्त झिल्ली के समान विभिन्न पदार्थों के लिए ये पारगम्य होती थी। जैसे जीवद्रव्य जो है विभिन्न पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, उसी तरह से ये भी पारगम्य होती थी। फिर ये जो आघूलनशील कोलाइडी तंत्र था, ये फिर बड़ी बड़ी बूंदों में इकट्ठे होने लगे और अधिक बड़े और घने बूंदों में इकट्ठे होने लगे। और इस तरह से और बड़े घने कोलाइडली तंत्र बने। विद्युतावेशी होने के कारण इनके ऊपर जल की सतह भी चिपक जाती थी। ऐसे बड़े घने कोलाइडली तंत्र को ओपेरिन ने कोसरवेट्स कहा था। ठीक है, तो कोलाइडली तंत्र जो है फिर विद्युतावेशी होने के कारण फिर समूह में इकट्ठा होने लगे और उससे और अधिक बड़े और घने कोलाइडली तंत्र बनाए, जिनके ऊपर जल की बूंदें चिपक जाती थी। और ऐसे बड़े और घने कोलाइडी तंत्र को ही ओपेरिन ने कोसरवेट्स कहा था। इन्होंने माने ओपेरिन ने जिलेटिन और गोंद से कृत्रिम कोसरवेट्स भी बना करके दिखाया था। ठीक, तो ये जो कोलाइडली या कोसरवेट्स थे, इन्हीं को ओपेरिन ने जीवों के अग्रदूत माना, पूर्वगामी या अग्रदूत माना, प्रिकर्सर माना। और इसी से आगे चल करके जीवों की उत्पत्ति संभव हुई। इसीलिए इन माइक्रोस्फीयर या कोसरवेट्स को पूर्वजीवी यानी कि प्रीबायोन्ट या प्रोटोबायोन्ट या प्रोटोसेल कहा गया। ठीक, ये कोसरवेट जो थे वो जल में विलेय थे, आघूलनशील थे। इसलिए ये अपने चारों तरफ जल का अधिशोषण करके एक कला बना लेते थे। जल का अधिशोषण करके एक कला बना लेते थे। अब कोसरवेट्स के जो प्रोटीन थे, ये कुछ धात्वी तत्व से क्रिया करके एंजाइम बनाया। यानी एंजाइम बना लिया जो उत्प्रेरण का कार्य करने लगी, उत्प्रेरक का कार्य करने लगी। और इस उत्प्रेरक के कारण कोसरवेट्स के अंदर
जो कलायुक्त कोषावेट्स थे उसके अंदर विघटनात्मक और संश्लेषणात्मक रासायनिक क्रियाएं होने लगी। उत्प्रेरक के बन जाने के कारण विघटनात्मक और संश्लेषणात्मक क्रियाएं होने लगी। विघटनात्मक क्रियाओं से ऊर्जा निकलने लगी और इस ऊर्जा का उपयोग संश्लेषणात्मक क्रिया में होने लगी। इस तरह से ये बिल्कुल अवायवीय श्वसन के समान था, अवायवीय श्वसन के समान था, अर्थात इसमें श्वसन जैसी क्रिया भी होने लगी। विघटनात्मक क्रिया में जो यौगिक खत्म हो जाते थे उनको ये कोषावेट्स समुद्र जल से उन कार्बनिक यौगिकों का अपने कला द्वारा अवशोषण भी करने लगी। ठीक, अपनी कला द्वारा अवशोषण भी करने लगी। तो इस तरह से इनमें परपोषण भी प्रारंभ हो गया और ये कोषावेट्स व्यक्तिगत संरचना के रूप में रासायनिक स्वाधीनता प्राप्त कर ली। ये व्यक्तिगत संरचना है, ये कोषावेट्स ही ऐसी संरचना है जिसमें ऊर्जा भी उत्पन्न हो रहा है, कुछ रासायनिक पदार्थों का विघटन हो रहा है, फिर उन रासायनिक पदार्थों को ये जो है समुद्र जल से अपने कला द्वारा अवशोषण भी कर रहे हैं। इस तरह से इनमें पोषण भी होने लगा और एक तरह से इनमें रासायनिक स्वाधीनता भी आ गया। अभी इस संश्लेषणात्मक क्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक बनते थे, तो इनमें विभिन्न कोषावेट्स भी बन गए, भिन्न भिन्न कोषावेट्स बन गए। ये कोषावेट्स बड़े होते थे, वृद्धि करते थे और फिर छोटे छोटे बूंदों में टूट जाते थे। इस तरह से इनमें गुणन भी होने लगा। इस तरह से इनमें गुणन भी होने लगा, अर्थात इनमें जनन भी होने लगा। तो इस तरह से यही जो है ऐसी संरचना थे जो समुद्र जल में बने। और जिनसे आगे चल करके जीवों की उत्पत्ति हुई है।
इन संरचनाओं के हमें जीवाश्म भी प्राप्त हुए हैं। ये लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व ग्रीनलैंड के इसुआ चट्टानों से इसका जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है और कुछ दक्षिण अफ्रीका के चट्टानों से भी प्राप्त हुआ है। तो इस जीवाश्मों से भी इसकी पुष्टि होती है कि आदि वातावरण में जीवन के विकास के समय माइक्रोस्फीयर अथवा कोइसरवेट्स जैसी संरचनाएं बनी। तो एक तरफ ये कोइसरवेट्स का विकास हो गया। अब 5वां चरण यानी दूसरी तरफ जीन, वायरस तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति। 5वें चरण में जीन, वायरस तथा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि समुद्र जल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्यूरीन, पिरिमिडीन, प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा कुछ अकार्बनिक यौगिक बन गए थे। तो इनमें जो प्यूरीन और पिरिमिडीन थे, इन्होंने शकरा से मिलकर के न्यूक्लियोसाइड्स बनाया और फिर फास्फोरिक एसिड से संयुक्त होकर के न्यूक्लियोटाइड बनाया। और फिर ये न्यूक्लियोटाइड ये प्रक्रिया उससे अलग हो रही है। समुद्र में एक साथ कई क्रियाएं हो रही थी ना। तो एक तरफ तो माइक्रोस्फीयर और कोइसरवेट्स जैसी संरचनाओं का विकास हुआ, तो दूसरी तरफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बने। ये न्यूक्लियोसाइड अथवा न्यूक्लियोटाइड के कुछ अणु आपस में मिल करके न्यूक्लिक एसिड के कण बनाए। न्यूक्लिक एसिड के कण बनाए जो आज के जीन्स के समान है। आज के जीन्स के समान है, जो हम लोगों के डीएनए में अथवा आरएनए में सूक्ष्म खंड होता है, जिससे किसी रासायनिक एंजाइम्स का संश्लेषण होता है, वो जीन्स कहलाता है। तो न्यूक्लिक एसिड के सूक्ष्म कण बने, जिन्हें जीन्स कहा। संभवतः ये जीन समुद्र में बने होंगे नग्न कण के रूप में। फिर ये कण जो है जीन्स या कण, न्यूक्लियोटाइड के कण प्रोटीन से क्रिया करके न्यूक्लियोप्रोटीन के कण बनाया, जो आजकल के वायरस के समान है। जो आजकल के वायरस के समान है। अभी ये आप लोग ने जो है कोरोना वायरस के बारे में सुना ही है। तो ये कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ निर्जीव कण है। कोरोना वायरस क्या है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ निर्जीव कण है। तो इस तरह के कण उस समय रासायनिक क्रियाओं के द्वारा समुद्र के जल में बना। ठीक, इनमें कुछ ऐसे भी प्रोटीन थे जो एंजाइमों का भी कार्य करते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी प्रोटीन समुद्र जल में बने जो एंजाइम का कार्य करते थे और उत्प्रेरण का कार्य करते थे। ठीक, ये जो जीन या न्यूक्लिक एसिड बना, इनमें ये क्षमता होती है कि ये किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ से उत्प्रेरित करके, किसी पदार्थ को उत्प्रेरित करके किसी अन्य पदार्थ से अपने जैसे पदार्थ का संश्लेषण करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, यह भी कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों से विभिन्न अपने जैसे पदार्थ अपने अनुरूप प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ऐसे तंत्र को स्व उत्प्रेरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इनमें इन जीन्स में भी ये क्षमता थी और इसीलिए ये समुद्र में जो विभिन्न रासायनिक कार्बनिक पदार्थ रासायनिक पदार्थ थे उनसे अपनी स्व गुणन करने लगे और इनकी संख्या तेजी से समुद्र में बढ़ने लगी। ठीक, तो जैसे कि आजकल के वायरस वैसे तो होते निर्जीव कण हैं, लेकिन जैसे ही किसी कोशिका के संपर्क में आते हैं, कोशिका के मेटाबॉलिज्म्स को अपने नियंत्रण में करके उनके कोशिका के रासायनिक पदार्थों का उपयोग अपने संश्लेषण के लिए उत्प्रेरित करते हैं, अपने संश्लेषण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। तो आजकल के वायरसों को जो पदार्थ जीवित कोशिका में प्राप्त होता है, वही उस समय उस आदि समुद्र में उन न्यूक्लिक एसिडों को वो रासायनिक पदार्थ समुद्र जल से ही प्राप्त होता था। इसलिए समुद्र जल में इन्हीं का खूब विस्तार हुआ। यही कण जो है
प्रारंभिक जीव थे। यही जो कण थे वही प्रारंभिक जीव थे। यानी प्रारंभिक जीव वायरसों के रूप में समुद्र जल में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार जीवन की अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन के वायरस जैसे कणों के रूप में आज से अनुमानतः 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी इतिहास के प्री कैम्ब्रियन महाकाल में हुई और ये प्रारंभिक जीव परपोषी एवं अवायवी थे। ओके, थैंक यू।